देश के किसान जो भी खेती करते हैं, अलग अलग प्रकार की फसलें हैं, सब्जियों की, फलों की, अनाजों की, दलहन की, तिलहन की, मेडिसिनल क्रॉप की। हमको बहुत सारे सदस्य जो है ना, एक व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजते हैं, एक फोटोग्राफ भेजते हैं, बैंगन का, टमाटर का, मूली का, निमेटोड्स का, ये बीमारी, ये कीड़ा, ऐसा वैसा, और सुझाव मांगते सब क्या करें। अब मैं कोई वैसा चिकित्सक तो हूँ नहीं एलोपैथिक का, मैं कहूँ कि ये फंजीसाइड डाल दीजिए, इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए, ये डाल दीजिए, मैं इसके खिलाफ हूँ। और किसानों से भी कहता हूँ कि बाजार में ऐसा कोई निवेश नहीं है जो आपकी समस्या का समाधान कर सके। मित्र, आज विषय है कि ये समस्याएं आती क्यों हैं। समस्याओं का समाधान आपको तय करना, क्या खेती की समस्याओं का समाधान बाजार में मिलेगा या खेती की समस्याओं का समाधान कहीं और है। क्योंकि इतिहास साक्षी है कि किसान पिछले 40 सालों से अलग अलग प्रकार की फसलों में अलग अलग प्रकार की बीमारियों से, अलग अलग प्रकार के कीड़ों से, अलग अलग प्रकार की समस्याओं से जूझते 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 अपनी जमीन की फर्टिलिटी को गंवा दिया और कर्ज में डूब गया। हमारे साथ 2 किसान 4 किसान डेली इंटरेक्शन करते हैं, उड़ीसा से, तमिलनाडु से, राजस्थान से आकर के। मुझे बहुत पीड़ा होती है कि जब एक 5 एकड़ का किसान 4 लाख रुपए के कर्जे पर होता है। अभी खेती का मैं हाल बता रहा हूं मित्र। अभी 6 दिन पहले एक सज्जन आए थे सीतापुर से, 3 एकड़ केला है, बड़ी उम्मीद के साथ केला लगाया था कि 600, 700, 800 रुपया कुंटल बिकेगा। मालूम है केले का रेट आज क्या है? आप पता कर लेना, 2 रुपया किलो, 200 रुपये कुंटल। मतलब किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा है, अभी भी वो 200 रुपये कुंटल के लाश पर है। ये जाने कितना अनगिनत टमाटर वालों के साथ, कभी गोभी वालों के साथ, कभी बैंगन वालों के साथ, कभी अनार वालों के साथ अक्सर ये घटनाएं घटती। 15 दिन पहले एक हिमाचल से सज्जन झांसी सेव बेचने आए। 1 एकड़ में सेव था, 3,35,000 का सेव बेच गया झांसी में। मैंने उनसे रेट पूछा, 35 रुपये किलो, हमको सेव मिल रहा था जो है 125 रुपये किलो। मैंने उनसे पूछा कितना बच गया, तो सेव पहुंचा उन्होंने 3,35,000 का। उन्होंने कहा सचान साहब 2,50,000 का पेस्टिसाइड है, 30,000 का फर्टिलाइजर है और इतना ये खर्च है, हमको सिर्फ 30-35,000 रुपये बचा है। मैं किसानों को आगाह करता हूं कि आप कर्ज से मुक्त हो जाएं, आपके खेत में फसल में कोई समस्या न रहे, बाजार में किसी रसायन की, किसी पेस्टिसाइड की जरूरत न रहे, इसलिए इस विषय की बात कर रहा हूं। तो अनेक समस्याओं का समाधान क्या है? 3 बात लिखा है, कार्बन, जीवाणु और जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कार्बन। हम जमीन में, ये 1 हेक्टेयर जमीन है, आप जरा गौर से देखना, 1 हेक्टेयर जमीन का उदाहरण दे के बात कर रहा हूं। 1 हेक्टेयर इन 2.5 एकड़ का एक खेत है। इसका क्षेत्रफल होता है 10,000 वर्ग मीटर और इसकी 6 इंच की मिट्टी जहां मैं खेती करता हूं उसका वजन होता है 20,000 कुंटल। अब मैंने लिखा है कार्बन। कार्बन एक बहुत बड़ी चीज है जो आपकी अनेक समस्याओं का समाधान कर देगा। इस 20,000 कुंटल में 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। दुनिया जानती है कि मिट्टी में 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए। देखिए 2 शब्द है, ऑर्गेनिक कार्बन, इसको हिंदी में लिखते हैं जीवांश कार्बन। एक शब्द है CN रेशियो, CN रेशियो, माने कि अगर इस 1 हेक्टेयर जमीन में, जैसे मैंने यहां लिखा है
1 हेक्टेयर जमीन की मिट्टी का वजन है 20,000 कुंटल, अगर उसमें 1% कार्बन है तो 200 कुंटल कार्बन होना चाहिए। तो कार्बन कितना? 200 कुंटल। अगर 200 कुंटल कार्बन है तो मानते ये न्यूट्रिशन कितना है? ये न्यूट्रिशन प्राप्त होगा 20 कुंटल साल भर में। अब 1 हेक्टेयर का किसान गेहूं बोए, चना बोए, मटर बोए, टमाटर बोए, मिर्चा लगाए, कुछ भी लगाएगा, अगर मिट्टी में हमारे 200 कुंटल कार्बन है यानी 1%, तो साल भर में उस मिट्टी से 20 कुंटल फसलों के लिए न्यूट्रिशन प्राप्त होगा। 20 कुंटल। और इस न्यूट्रिशन में सारे एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, जिंक है, सल्फर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, सब कुछ है। अब चूंकि ये जो 1% ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए, आज की तारीख में ऑर्गेनिक कार्बन बचा 0.3%, यानी जो 200 कुंटल है ये अब बचा 60 कुंटल। तो 60 कुंटल में कितना रिलीज होगा? 6 कुंटल। समझना बात को। अब 6 कुंटल रिलीज कब होगा? ये लिखा है मैंने, कार्बन 200 कुंटल है, मिट्टी की जांच में पता चला 200 कुंटल है। अब मिट्टी की जांच कराएगी तो पता चला 60 कुंटल है। अब ये जीवांश है या नहीं है ये भगवान जाने। तो जीवांश का रिलेशन है ये जीवाणुओं से, क्योंकि जब खेत में जीवाणु होंगे तो जीव मरेंगे। लेकिन ये जीवाणु तो मैं पेस्टिसाइड डाल के कब का नष्ट कर चुका, हर साल नष्ट करता हूं। जमीन में क्लोरोपाइरीफास डालूंगा, कोराजिन डालूंगा, थिमेटेंजी डालूंगा, फोरेटेंजी डालूंगा, ये डालूंगा, वो डालूंगा, वो डालूंगा। तो क्या हुआ? ये जीवाणु मर गए। जब ये जीवाणु मर गए तभी तो जीवामृत की बात चल रही है। अगर ये जीवाणु यहां जिंदा होते तो जीवामृत की बात क्यों चल रही होती? तो ये जीवाणु मित्र हो गए खत्म। अब ये कार्बन जो 200 कुंटल होना चाहिए, 200 कुंटल, वो बचा 60 कुंटल। और जीवाणु जो होने चाहिए भाई नहीं, बिल्कुल नहीं है, खत्म कहानी। और फिर लिखा है मैंने कार्बन समस्याओं का समाधान, कार्बन, जीवाणु और बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है अगर खेत की मेड़ों पर नाना प्रकार के पेड़, झाड़ी, जंखाड़ खड़ा है तो उनके माध्यम से बहुत सारे जीव जंतु, कीट पतंगे, चिड़ियाँ विड़ियाँ रहती हैं, उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। खेती की समस्या कितनी है? खेती की समस्या है 3। पहला, रासायनिक उर्वरक। मतलब ये दुनिया मान चुकी है कि अगर रासायनिक उर्वरक नहीं दिए जाएंगे तो पैदावार नहीं होगी, इसलिए देने ही देने हैं। लेकिन जब मैं इस विधा में आता हूं, अगर कार्बन यहाँ पर इतना हो जाता है तो रासायनिक उर्वरक देने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा, फसलों में बीमारियां लगनी है। बीमारियां क्यों लगेंगी? क्योंकि यहाँ पर बीमारियों के पैथोजन को कंट्रोल करने वाले बेनिफिशियल माइक्रोब्स नहीं है। अगर खेत में जमीन में बेनिफिशियल माइक्रोब्स होंगे तो भूमि जनित बीमारियों को वहीं का वहीं खत्म कर देंगे, तो बीमारी फसल में आएगी ही नहीं। तीसरी चीज है कीट। कीट की 2 बातें। एक तो जब हम उर्वरक देते हैं तो उर्वरक में मैंने कहा कि हमको बैलेंस फर्टिलाइजर देना चाहिए था, यानी कि 17 के 17 पोषक तत्व होते हैं। अभी क्या मैंने दिया? नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, यूरिया दबा के दे रहा हूं। जिन फसलों में यूरिया ज्यादा जाएगी वहां कीट ज्यादा लगेंगे, नंबर 1। दूसरा, कि जहां पर कोई कीट को कंट्रोल करने वाले पक्षी नहीं है तो इन कीटों को कंट्रोल कौन करेगा? तो चूंकि बायोडाइवर्सिटी नहीं, इसलिए कीट लग रहा है। तो खेती की अनेक समस्याओं का समाधान क्या हुआ मित्र? हम कैसे अपने खेत में कार्बन बढ़ाएं, कैसे जीवाणुओं को नष्ट होने से बचाएं या कैसे जीवाणु फिर से इनोकुलेट करें, कैसे अपने खेत की बायोडाइवर्सिटी को अच्छा कर दें, यानी खेतों की मेड़ों पर नाना प्रकार के प्लांटेशन कर दें।
यदि कोई किसान इन 3 चीज़ों पर ध्यान दे ले तो देखना उसकी कितनी समस्याओं का समाधान होता है। ना तो उसको कभी किसी केमिकल फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, ना कभी उसको फफूंदनाशक की ज़रूरत पड़ेगी, ना कभी उसको कीटनाशक की ज़रूरत पड़ेगी। और धान, गेहूं, गन्ना को छोड़ दिया जाए तो रबी की जितनी भी फसलें हैं, चना है, मटर है, मसूर है, जौ है, अलसी है, राई है, ना उनको पलेवा की ज़रूरत पड़ेगी, ना सिंचाई की ज़रूरत पड़ेगी। मैं कई बार एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज के 50 साल पहले क्या जरा नज़र डालें तो रबी में किसी पूरे देश में रबी के सीजन में रबी की सभी फसलें बो दी जाती थी बिना पलेवा के और बिना सिंचाई के काट ली जाती थी। कारण क्या था? तब उस जमीन में, हमारे देश की जमीनों में जो जीवांश कार्बन था वो 0.6% था, जो आज घट के 0.3 रह गया। यानी कि जब ये 0.6% था तब हमको सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, और आज तो 0.3 रह गया। और हमारा होना का ये चाहिए पूरा 1% होना चाहिए, 1%। कल्पना करिए कि अगर 1% होगा तो सिंचाई की जरूरत कहाँ पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। जंगल में यही हो रहा है। अब मित्र, है क्या कहानी? किसान भाइयों, आप समझ लेना, पढ़े लिखे लोग नहीं चाहते, सिस्टम नहीं चाहता है कि किसान इस सत्य को जाने। क्यों? लोग चाहते हैं कि फर्टिलाइजर, उर्वरक का मार्केट चलता रहे, उर्वरकों का मार्केट निरंतर चलता रहे, इसलिए ये वाला सत्य कोई बोलता नहीं। जीवाणुओं का, जीवामृत का यथार्थ सत्य कोई बोलता नहीं, क्योंकि फफूंदनाशक की इंडस्ट्री चलती रहे, फफूंदनाशक, फंजीसाइड बिकते रहे। बायोडाइवर्सिटी की कोई बात इसलिए नहीं करता कि कीटनाशक की इंडस्ट्री चलती रहे। कार्बन बढ़ाने की बात कोई इसलिए नहीं करता क्योंकि बोरिंग का सामान, समर वगैरह बिकती रहे। क्या है मित्र, जान लीजिए, देश के 14 करोड़ किसानों से मैं अक्सर अपील करता हूं, और मेरी इस बात पर बहुत सारे लोगों को ज्वेलसी है कि ये ऐसा क्यों बोलता है। मुझे 14 करोड़ किसानों की चिंता है, उन किसानों की चिंता है जो दिन रात मेहनत करते हैं, दुनिया का पेट पालते हैं, और उसके बाद वो कर्ज में डूबे, वो अपने बच्चों की परवरिश भी ठीक से नहीं कर पा रहे, बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी ठीक से पूरी नहीं कर पा रहे। तो मित्र, समझना, आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी समझदारी दिखानी। क्या? कि आप अपनी जो धरती माता, ये जो 1 हेक्टेयर जमीन है, इस 1 हेक्टेयर जमीन में कार्बन कैसे बढ़ाएंगे? तो कार्बन बढ़ाने के लिए क्या करना? कुछ बाहर से नहीं लाना। जो इस खेत से चना काटा, मटर काटा, गेहूं काटा, गन्ना काटा, जो कुछ भी निकाला, उसका एक पार्ट बाजार जाता है, दूसरा पार्ट जो है अवशेष के रूप में बचता है। वो अवशेष जो भी बचेगा, वो अवशेष का एक तिनका भी बाहर जलाना नहीं, फेंकना नहीं, बेचना नहीं। आज आपके फसलों के अवशेष पर भी नजर है, क्योंकि लोग इसको खरीद रहे हैं, इंडस्ट्री में ले जा रहे हैं, इसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं कि आप परेशान के हो। पराली भी मैं आपकी 150 रुपया कुंटल, 100 रुपया कुंटल खरीद लूँगा, और किसान सोचता चलो 40 कुंटल अगर पराली बेच देंगे तो 6,000 रुपये मुफ्त में मिल जाएंगे। क्या जाता है? आपको मालूम है 40 कुंटल पराली का मतलब है 3 बोरी डीएपी, 3 बोरी यूरिया। अभी तो 6,000 की पराली बेच दी। 6,000, ये जो 40 कुंटल पराली थी, इससे मैं अपनी जमीन में 18 कुंटल कार्बन बढ़ा सकता था। जैसे ये अभी 60 कुंटल कार्बन है, अगर आपने पराली बचा ली तो ये 78 कुंटल कार्बन हो जाएगा। गेहूं का भूसा फिर अगर इसमें ऐड किया तो 90 कुंटल हो जाए, 96 कुंटल हो जाएगा। धीरे धीरे 3 साल लगेंगे और ये कार्बन 200 किलो के आसपास पहुंच जाएगा।
तो 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करना है, एक दिन का ना फेंकना है, ना बेचना है, ना जलाना है, और आपका कार्बन बढ़ जाएगा। कार्बन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी जो मैंने कहा पानी नहीं लगाना पड़ेगा, पलेवा नहीं करनी पड़ेगी। अब कार्बन तो बढ़ गया, लेकिन कार्बन से न्यूट्रिशन तो निकले, तो न्यूट्रिशन कौन निकालता है, ये जीवाणु। मित्र, ये जीवाणु कार्बन जो है ना, कार्बन को खाते हैं, कार्बन को खाते हैं, हालांकि खाते नहीं हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर ये मरते हैं। जो मरे हुए जीवों का अंश है उसको कहते हैं जीवांश। ये बेसिकली फसलों का भोजन जीवांश है। अभी किसी से पूछो CN रेशियो कितना रह गया, तो 10:1 होना चाहिए। अब कितना रह गया, 10:0.3, यानी 10 कुंटल कार्बन में से 1 कुंटल न्यूट्रिशन फसलों को मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिल रहा है, 0.3। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमीन के नष्ट हो गए। केचुआ मर गया, दीमक मर गया, गुबरैला मर गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब कुछ मैंने पेस्टिसाइड डाल के मार दिए। कोई ये नहीं चाहता कि हमारा फर्टिलाइजर किसान ना ले, क्योंकि फर्टिलाइजर की इंडस्ट्रियां बंद हो जाएंगी, जाने कितने लोगों का कारोबार बंद हो जाएगा। इसी प्रकार कोई ये नहीं चाहता कि ये जो पेस्टिसाइड हैं वो बंद हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सड़क पर आ जाएंगे। कोई नहीं चाहता कि ज़मीन जलदार हो जाए, पानी खूब हो जाए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए, क्योंकि बोरिंग का लफड़ा बंद हो जाएगा। आपका गाड़ी कमाई का पैसा कहाँ जाता है? एक अनुमान के मुताबिक मैं मोटा मोटा बता दूं कि अगर कोई किसान 1 लाख रुपए की फसल बेचता है तो 70,000 रुपये उसके खर्च हो चुके होते हैं, 30,000 रुपये उसके बचते हैं। इसमें परिवार चलाना है। आप कल्पना कर लीजिए मित्र, एक सरकारी मुलाजिम को जो सबसे छोटी नौकरी पर उसको भी 40,000 रुपये मिलता है। एक सरकारी व्यक्ति को जो सबसे छोटे जॉब में है उसकी तनख्वाह 40,000 है। जो प्राइवेट बनिया की दुकान में काम करता है उसकी भी तनख्वाह 15,000 है। किसान आज कई किसान जो लघु और सीमांत श्रेणी के किसान है उनको 15,000 रुपये साल भर में नहीं बचता। इसलिए आप बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते, और कई बार देश का किसान आत्महत्या करने जैसा निर्णय भी ले लेता है। मैं चाहता हूं मित्र, किसान खुशहाल हो, और मेरे चाहने से तो कुछ होगा नहीं। हम चाहते हैं और आप चाहोगे तो आप खुशहाल हो जाओगे। काम कुछ करना नहीं है, एक दिमाग केवल लगाना है कि मैं अपनी धरती माता को, जैसे मैं कहता हूं माँ, धरती माँ, ये जो जमीन का टुकड़ा है ये टुकड़ा नहीं है मित्र, ये पालनहार है, पालने वाली माँ है, आपको खिलाती है, पालती है, पुचकारती है, लेकिन हम इसके साथ मिसबिहेव करते हैं। इसमें यूरिया डालते हैं, DAP डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, इसको मारते चले जाते हैं, इसके नीचे छेद करते हैं, 300 फुट के नीचे से पानी निकालते हैं, इसकी खेतों की मेड़ों पर जो पेड़ थे वो काट लेते हैं। मेड़ काट दिए, पेड़ काट दिए, और जमीन को बिल्कुल नेकेड छोड़ दिया, अपने हाल पर बेहाल कर दिया। मुझे माँ को माँ समझना है, तो माँ की 3 क्वालिटी, जिसे मैंने बताया जीवाणु, जमीन में जीव और जीवाणु होने चाहिए, उसको कहते हैं हम जैविक गुण। भूमि का पहला गुण है जैविक गुण। जैविक गुण अगर अच्छे हैं तो जमीन में हलचल है, जमीन जिंदा है, जमीन पलवराइज है, और जो कार्बन जमीन में पड़ा है वो हजम हो रहा है और फसलों के लिए न्यूट्रिशन बन रहा है। लेकिन जैविक गुण जब मैं पेस्टिसाइड डाल के ख़त्म करता हूँ तो पूरी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उसकी वीक हो गई, अब ज़मीन मर गई, उसमें कोई हलचल नहीं है, निर्जीव हो गई। अब आपको फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे, जीवांश नहीं मिलेगा, बीमारियां लगेंगी, फंजीसाइड डालना पड़ेगा, भोजन में स्वाद नहीं आएगा, भोजन की पौष्टिकता खत्म हो जाएगी। दूसरा भौतिक गुण। भौतिक गुणों में कहा जाता है कि उसमें जमीन में मॉइस्चर
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उसमें वायु का संचार है, उसकी मृदा संरचना ऐसी है। लेकिन जब ट्रैक्टर चलता है ना 3 टन का 4 टन का, तो उसका भौतिक गुण खत्म। अब बारिश का पानी नीचे नहीं जाता, जमीन के नीचे का पानी कैपिलरी सिस्टम से ऊपर नहीं आता, क्योंकि बीच की जमीन को तो मैंने बिल्कुल कॉम्पैक्ट कर। तीसरा, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण देश में इसकी जांच होती है, मिट्टी की जांच कराओ, मिट्टी की जांच कराओ, मिट्टी की जांच कराओ, संतुलित उर्वरक डालो। यहाँ पर क्या हुआ कि मिट्टी की जांच कराने के बाद पता चला कि आपकी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन इतना है, फास्फेट इतना है, पोटास इतना है, जिंक इतना है। आप फिर बाजार जाओ झोला लेकर के और फर्टिलाइजर लाओ। जैविक गुण, भौतिक गुण अगर खत्म हो गए तो रासायनिक गुणों का कोई उपचार नहीं है। रासायनिक गुण अपने आप वीक हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है मित्र, ये पहला हमें काम करना है कि कार्बन बढ़ाना। मैंने कि 3 ही काम दिए। कार्बन बढ़ाना है, जीवामृत के माध्यम से जीवाणु डालना है, खेतों की मेड़ों पर नाना प्रकार के पेड़ लगाना है। मेड़ों पर अगर झाड़ी झंखाड़ भी उगे हैं तो उनको नष्ट मत करिए, उगे रहने दीजिए। मेड़ों पर जितनी भी हरियाली पैदा हो जाएगी, आपके खेत की सुरक्षा उतनी हो जाएगी। खेत की सुरक्षा कौन करेगा? वृक्ष करेंगे, झाड़ियाँ करेंगी, और हमने झाड़ियाँ और वृक्ष हटा दिए। अब किसान कहता है साहब निमेटोड्स की समस्या है, येलो मोज़ेक की समस्या है, झुलसा की समस्या है, ये समस्या है, वो समस्या है, साहब क्या करें? दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो और एक चीज़ बता, चलते चलते बोल दूँ। कई किसानों से मैं कहता हूँ, क्या आपने इस समस्या का उपचार किया? बोले किया। कितने पैसे खर्च किए? बोले 25,000 खर्च हो गए। हमने कहा समस्या खत्म हुई? बोला नहीं खत्म हुई। इसलिए मैं कहता हूँ, बाजार, खेती की किसी भी समस्या का समाधान बाजार नहीं है। और जो लोग कहते हैं इस बीमारी में ये फंजीसाइड, इस कीड़े के लिए ये इंसेक्टिसाइड, वो आपको ब्लफ देते हैं, झूठ बोलते हैं। और जैसे मैं लगातार ये पेस्टिसाइड डालता चला जा रहा हूँ, फर्टिलाइजर डालता चला जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? मैंने बोला कि आपके खेत में जो ये कार्बन था वो 60 कुंटल बचा। अब समझना कि 1% अगर ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए था, अगर 1% होगा तो जो गेहूं है, चना है, मटर है, टमाटर है, भिंडी है, उसकी पौष्टिकता 100% होगी। पौष्टिकता का मतलब है उसमें मनुष्य के भोजन के लिए या पशुओं के भोजन के लिए जितने प्रकार के न्यूट्रिशन होने चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन है। अब मनुष्य भी बीमार नहीं होगा, उसको सप्लीमेंट्री फूड नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन ये कार्बन बच गया 0.3, यानी कि 70%। हर फसल की पौष्टिकता में 70% की गिरावट आ चुकी है। आप खाने के लिए बेशक गेहूं खा रहे हैं, अब गेहूं तो दिख रहा है, खा रहे हैं, लेकिन उसमें पौष्टिकता नहीं है। टमाटर खा रहे हैं लेकिन पौष्टिकता नहीं है। एक तो पौष्टिकता नहीं है, दूसरा उसमें जो पेस्टिसाइड के रेजिडुअल इफेक्ट हैं वो आपको बीमार कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि इस सिस्टम ने, जो कृषि का विज्ञान है, कृषि के विज्ञान ने जमीन को खराब किया, मनुष्य को बीमार किया, किसान की गाढ़ी कमाई का पैसा भी लूटा। खेती का समाधान क्या है? विज्ञान नहीं है, खेती का समाधान है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या है? मातृभूमि का ज्ञान, मिट्टी का ज्ञान, मिट्टी को कैसा होना चाहिए, मिट्टी को जैसा होना चाहिए, अगर मैं वैसा मिट्टी को बनाने का प्रयास करता हूं तो निसंदेह खेती बिना लागत की हो जाएगी। और जो किसान ने, मैंने अभी बोला कि जो 1 लाख का फसल बेचता है, उसमें उसका श्रम, बीज और जुताई, यानी अभी 70,000 का खर्चा था, वो खर्चा जब घट करके रह जाएगा 30,000, तो उसको फायदा होगा 70,000 का। अभी खर्चा था 70,000 तो फायदा था 30,000 का। कर्ज से मुक्ति पानी है, अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना है, आत्महत्या नहीं करनी है, आनंद का जीवन जीना है, तो धरती को मजबूत बनाना पड़ेगा।
अगर ये धरती में कार्बन नहीं है, इसमें जीवाणु नहीं है, तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आपकी अनेक समस्याएं बनी रहेंगी, समाधान नहीं मिलेगा। नमस्कार।